तो मैंने देखी एक फिल्म जिसका नाम है द ताज स्टोरी। और ये जो ताज स्टोरी है, किसी को भी मेरे ख्याल से जैसे ही वो एंटर करेगा थिएटर के अंदर, बाहर एक शानदार सा पोस्टर देखेगा, होता ही ना बाहर थिएटर के बाहर, मेरे को भी फोटो खींच के रखनी चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम रखूंगा। और उसके बाहर आप देखते हैं शिव जी का एक इतना सा अंश जो कि ताजमहल से निकल रहा है। अब ये देख के ना बड़ी प्राउड फीलिंग आती है, आपको लगता है कि यार मैं क्या ही देखने जा रहा हूँ। और जैसे ऑलमोस्ट एक पर्पस होता है ना किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्यूरियोसिटी जिसको बोला जाता है, हाँ पिरामिड कैसे बने होंगे, तो आर्किटेक्चरली अगर आप बोले इसको तो आपकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। क्या ये फिल्म आर्कियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है या फिर किसी रिलीजन के ऊपर बेस्ड है? मेरी क्यूरियोसिटी इस बात के ऊपर हो गई थी, तो तभी आप बोल सकते हैं कि भाई ये तो फैक्ट और सम फैक्ट्स लेके भी अगर बात कर रहे हैं तो चलो इसके ऊपर कोई विचार विमर्श हो, या फिर जो इसकी कॉन्वर्सेशंस हैं, जो कि दलीलें दी जा रही हैं, वो कहीं हिंदू मुस्लिम के जोन के अंदर चलती चली जा रही हैं। पहले तो ये जो ताज स्टोरी है, परेश रावल हैं इसके अंदर, जाकिर हुसैन है जिन्होंने मेरे ख्याल से काफी अच्छी ठहराव वाली एक्टिंग करी है, नमित दास ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, अमृता तो हमेशा ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, ये सब आपको अच्छा दिखेगा। ये मैं बता दूं, परेश रावल ने बहुत ही बिजनेस एज यूजुअल जैसे बोला जाता है ना, वैसी एक्टिंग करी है, लेकिन अच्छी करी है। कहानी शुरू होती है कैसे इंसान से जिसके अंदर कुछ डाउट हैं, लेकिन वो बहुत ही प्राउडली बता रहा है कि भाई घर घर चलाना है, तो जी ताजमहल ऐसा बना था वैसा बना था। वो टूरिस्ट गाइड है, एक दिन एक वजह से, वो वजह अच्छा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां से कुछ दारू पीते पीते वो कुछ बक देता है, और वो बक देने के बाद जब उसको रियलाइज करता है कि मैंने क्या बका है, क्या उसमें इतनी सच्चाई है कि वो बक नहीं है, वो हो सकता है ट्रूथ हो, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करती है, और वो वहां से क्यूरियोसिटी टर्न्स इनटू बिलीफ, व्हेन बिलीफ टर्न्स इनटू लाइक यही था, तो वो कोर्ट रूम के अंदर चला जाता है ये बोलने के लिए कि भाई ये जो ताजमहल है ये बना है हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अब क्या होगा कोर्ट रूम के अंदर वो आपको दिखाया जाता है। फर्स्ट हाफ इज हिज क्यूरियोसिटी, सेकेंड हाफ लार्जली इज कोर्ट रूम ड्रामा, जो कि मैं इसको दो भाग में बांट सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ ओके है, मतलब इस तरीके की आपने नरेशंस और भी देखी होंगी, आपने इस तरीके का नैरेटिव भी देखा होगा कि जो मान्यता है कि अगर उसके ऑपोजिट जाओ, तो जैसे ओ माई गॉड के अंदर दिखाया था ना, तो जो गॉडली अफेयर होता है, उसको क्वेश्चन कर रहा है कोई, कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा, तो सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, तो आप सोसाइटी आपके पीछे पड़ जाएगी। वो सारी चीजें इसमें बिजनेस एज यूजुअल है। बट जब आपका टेक अवे होगा, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, तो आप बोलोगे ठीक है, ये मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग करा रहा है कि शायद इसके अंदर कोई हिंदू एलिमेंट है या फिर गॉडली अफेयर है। अगर मैं उसको 2 मिनट के लिए पार्क कर दूं, तो मैं बोलूंगा कि मेरी क्यूरियोसिटी और मेरा पर्पस ऑफ मेकिंग दैट फिल्म क्या होना चाहिए, वो ये होगा जैसे कि भाई पिरामिड कैसे बने थे, ठीक है, इट्स अ क्यूरियोसिटी। अब उसकी फाइंडिंग के अंदर लग जाओ। और इसका मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा राम सेतु से। राम सेतु के अंदर भी आर्कियोलॉजिस्ट जो था ये अक्षय कुमार का कैरेक्टर, वो भी एक सच की खोज खोज के अंदर निकल गया था। उसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं था, उसके अंदर एक ही रिलीजन के ऊपर बात करी गई थी, तो कोई डिवाइड भी नहीं था कि वैसे इसका ही एजेंडा था या फिर इसने करने लगी थी। बट मेरे को लगता है ये मूवी शुरुआत क्यूरियोसिटी से होती है, लेकिन थोड़ी सी भटक जाती है। जैसे परेश रावल साहब का अगर एजेंडा या पता नहीं प्रोपोगंडा अगर इस जोन के अंदर चला जाता है कि इट इज नॉट अ लव आइकन, बट ये तो एक जेनोसाइड है। और जेनोसाइड अगर आप ये शब्द सोचेंगे तो ये जितनी भी द डैश स्टोरी वाली पिक्चर हैं, ये कॉमन एलिमेंट हो चुका है जेनोसाइड। क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है हिस्ट्री के अंदर कि भाई जेनोसाइड कर रहे थे तो आप तो बहुत ही ज्यादा महान हिंदू राजास थे, ये थे, आप बड़े यूनाइटेड थे, इंडिया 1947 में नहीं था, इंडिया तो 10,000 साल पता नहीं हजारों साल से था, सनातन धर्म बहुत था, हम बहुत बड़े सोल्जर्स थे, हम ये थे हम वो थे, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? तो क्वेश्चंस जो हैं वो नरेटिव के होता है कि जिसके हाथ में किताब होती है और पेन होता है वो लिखता चला जाता है। तो जब आपका नरेटिव आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हटके खून जेनोसाइड और इस जोन में चला जाता है, तो जो रेफरेंस पॉइंट है आपका वो बिल्डिंग नहीं रह गई। अब वो बिल्डिंग की जगह एक कम्युनल अफेयर हो गया, जहां से मेरा इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं कोई भी ऐसी मूवी जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिवाइड आ जाता है, उसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता हूँ। मैं चाहता था कि ये मूवी जेन्युइनली हेंस प्रूव के जोन के अंदर जाए और कुछ ऐसा चमत्कारी फाइंडिंग्स लेके आए जो हमें ना पता हो। ये ध्रुव राठी से लेके कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो थोड़ा सेंसिबल तरीके का एक कह सकते हैं कि मिनी डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाते हैं, तो वहां से आपको पता है ये फाइंडिंग्स, आपको कोर्ट रूलिंग पता है, पीआईएल आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन कि क्या फाइंडिंग थी। ये भी आपकी फाइंडिंग थी कि वो दरवाजे क्यों नहीं खुलते, ये भी फाइंडिंग थी कि जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट की जो टीम है उन्होंने उस दरवाजों की सारी फोटोएं भी ऑनलाइन अवेलेबल करा
आती थी, तो उसके पीछे का कोई ऐसा राज नहीं है जो जहाँ पर आप खोलोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सारे भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे। और लास्टली मैं बोलूंगा कि अगर बाई चांस है भी भगवान, तो आर वी बैकवर्ड लुकिंग और आर वी फॉरवर्ड लुकिंग? बैकवर्ड लुकिंग हो गया कि भाई हमारी हिस्ट्री बहुत महान थी, हम बहुत ज़्यादा महान थे, तो अब मैं क्या करूं, महान था तो मुझे पता नहीं है उसके बाद कि मुझे क्या करना है। इसीलिए जो ये मूवीज होती हैं जो रिलीजियस होती हैं या फिर कोई भी भगवान वाली पिक्चरें होती हैं, मैं साउथ के लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये भी भगवान के जोन के अंदर चली जाएगी ना कि मेरा भगवान मान के तेरा भगवान महान। ये इसीलिए आपको ढंग का पर्पस नहीं समझाता। आपका पर्पस ये होता है कि जैसे 21 टाइप की पिक्चर आ रही है, छावा टाइप की पिक्चर आ रही है, कि अपने देश के लिए आपको क्या कर गुजरना है। वो पुराने जमाने के अंदर भी ट्रू था, आज के जमाने में भी ट्रू है कि यू बिकम अ ब्रेव सोल्जर, यू should seek employment in the Indian Army or any of the forces of your liking, and hence you can contribute towards the society and the progress of India. पैरेलली अगर आपको कोई ऐसी रॉकेटरी टाइप की मूवी दिखती है तो कहते हैं यार इतने जद्दोजहद के बाद, इतनी बैक स्लैशिंग के बाद भी, लेकिन एम ये था कि मुझे कुछ बनाना है। ठीक है, रॉकेट बॉयज जैसे अगर आप सीरीज देखते हैं वो आपको प्रेरणा देती है। आप अगर स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ देखते हैं तो आपको प्रेरणा देती है, वो फ्यूचरिस्टिक होती हैं। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब्स या इंस्टाग्राम के अगर कुछ जेन्युइन रील्स देखो कि आप टैक्सी हायर करते हो और पता चलता है कि आपको बिना ड्राइवर की टैक्सी आ जाती है चाइना में, दोज गाइज आर बिकम फॉरवर्ड लुकिंग, दे लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड डिप्लॉय इट in the present time and for the future. Incidentally, what we are saying is that we were awesome guys in the past, but we don't know what to do in the present or in the future, because इस तरीके की मूवीज जो होती है ना वो हाफ नरेटिव देती हैं, ये फुल नहीं देती। ये आपने बोला कि भाई हमारे संस्कृति के अंदर रॉकेट बनाने की भी टेक्निक थी, तो भाई अभी क्यों नहीं बन रहे इतना रॉकेट, या फ्यूचर में क्यों नहीं बन रहे? जाओ ग्रंथ खोलो, पता कर लो कैसे बनते हैं, बना दो रॉकेट 10। द पॉइंट इज दैट जो जिस फोकस तरीके से एनर्जी जानी चाहिए फॉर लर्निंग एंड डिप्लॉयमेंट फॉर द फ्यूचर एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इट इज बेसिकली बीइंग डिप्लॉयड टू डिवाइड। एंड आई एम वेरी शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड कि जिस तरीके का नरेटिव इवन न्यूज चैनल्स ने भी चला दिया, क्योंकि सारे तो बिक गए हैं, तो उन्होंने बोला कि जी बहुत ही दुनिया को बहुत पसंद आ गई है पिक्चर, अब ये तो मतलब क्रियोसिटी जगा देगी। सबसे पहले ही आ गई, मैंने पिक्चर थोड़ी सी लेट देखी, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया होगी, इसका मतलब इन्होंने कुछ हेंस प्रूफ कर दिया होगा, मजा आ गया ये तो, देखते हैं चल के। लेकिन जब मैंने देखा सुना, मैंने कहा यार ये तो नरेटिव इज नॉट कमिंग आउट ऑफ जेन्युइननेस, इट इज कमिंग आउट ऑफ सम एजेंडा, मे बी प्रोपोगंडा, मे बी जस्ट टू सेव देयर जॉब्स, बिकॉज बिग बॉस ने किसी ने बोला है कि भाई यही नरेटिव चलना चाहिए। आई डोंट नो। और आप किसको बिलीव करोगे? आज की डेट में गवर्नमेंट हमसे इतना कुछ हाइड कर लेती है, और आज अगर हमें इस तरीके की मूवीज द डैश स्टोरी करके डिवाइड किया जा रहा है तो पता नहीं। और इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लेना कि लिबराडू हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इसका पॉइंट ये है कि सिंपल, बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपको हिंदू नेशन बनना है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी हिंदू, मुझे भी हिंदू नेशन में रहना है, बहुत अच्छी बात है। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट डोंट क्रिएट अ डिवाइड, just bring a policy that now we are not a secular country. You all will be treated well if you are a Hindu. आपके पास लैंड के राइट, आपके कुछ एक्स्ट्रा टैक्स के राइट्स, ये सारे जो राइट्स होंगे, अगर आप हिंदू हैं तो ग्रेट, क्योंकि हम एक्चुअली तो हिंदू ही थे यहाँ पर इंडिया में, फिर इन्वेजन्स हुई, ये सब हुआ। तो अब आप क्या करो कि भाई जो बाकी लोग हैं उनको बोलो कि भाई देखो भाई आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जहाँ जाना चाहती हैं जाएं, यहाँ जगह नहीं है। तो बहुत क्लियर तरीके के मैंडेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिवाइड एंड रूल करोगे तो इससे तो खून बहेगा और खून खौलेगा, और वर्ल्ड स्टेज पे भी बदनामी होगी। इसको सॉल्व करने का सही तरीका था ताज स्टोरी को, कि अगर इसमें इतनी ज़्यादा क्रियोसिटी है, इसके जो मेकर्स हैं वो इतना बिलीव करते हैं, तो वो जाएं कोर्ट में दोबारा, वो जाएं एक प्राइवेट सर्वे कराएं, यही पैसा जो उन्होंने लगाया है पिक्चर बनाने में वो सर्वे कराएं, कुछ एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स लेके आएं जो पहले नहीं आई थी शायद, वो बताएं दुनिया को कि भाई ये कुछ एक्स्ट्रा निकल के आया है, इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाएं। क्योंकि जब आप ड्रामेटिक चीज़ बनाते हैं तो लोगों को ज़्यादा दिल पे घरती है, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी के अंदर तो आपको ड्रामा नहीं नजर आ रहा, आपको ड्रामा कहाँ नजर आता है? पिक्चर में म्यूजिक भी चल रहा है, आपके सारे सेंसेस इवोक होते हैं वहां पर। तो वहां पर आपको क्वेश्चन में नहीं डाला जाता कि ये है कि ये है, वहां पर हेंस प्रूफ कर दिया जाता है कि यही है बेटा, यही टेक अवे लेके जाना, ठीक है, ये एनिमल है, ये सबको मार सकता है, या फिर ये हिंदू मुस्लिम है। इस तरीके की चीजें हेंस प्रूव हो जाती हैं फ्रॉम अ ड्रामा परस्पेक्टिव, क्योंकि सेंसेस जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सारी सारी चीजें पावर करने लग जाती है। तो सही तरीका मेरे ख्याल से यही था, कोर्ट में जाओ, फाइंडिंग्स लाओ, और अगर उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो पहले हेंस प्रूव नहीं हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइंडिंग है,
फिर जो नई चीजें आए उसके ऊपर पिक्चर बनाओ। ये थोड़ा सा मुझे डिवाइड क्रिएट करते हुए पिक्चर लग रही है, अनफॉर्चुनेटली। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग। जिनको लग रहा है कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, सबके अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं यार, तो इसमें हाँ ना, अग्री करना डिसएग्री करना, तो इट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस आई वुड से। मैं चाहूंगा कि भाई ये ठीक है, निकले शिव का मंदिर निकले, जो भी निकले इसके अंदर, हम महान निकल के आए कि हमने सब कुछ बनाया था, मतलब 90% चीज़ें हमने ही बनाई हैं। जो इन्वेजन हुई तो फिर तो उस तरीके से क्या होगा कि नेक्स्ट अटैक क्या होगा, नीचे होगा सबसे ज़्यादा, जहाँ पर मान लीजिए कि गोवा साइड के अंदर या कोस्टल रीजन के अंदर जहाँ पर भी इन्वेजन है, पुर्तगाल की हुई है, और फ्रेंच काफ़ी कॉलोनी बनी, तो वहाँ जो फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको दिखता है तो शायद आप उसको भी क्वेश्चन करोगे, जब हर एक चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो कि शायद इसके नीचे भी कोई मंदिर होगा। वो होगा ही, क्योंकि अगर एक के नीचे एक कुछ था और उससे पहले कुछ और होगा, जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं कि हमारा जो जीरो है वो श्री राम की जन्म कथा से शुरू होता है, जैसे कि रामायण। उससे पहले का कुछ पूछ लो तो किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, हम बोलते हैं कि अर्थ की जो लाइफ साइकिल है वो उतनी है, लेकिन हमारे पुराण बोलते हैं कि भाई युग आते हैं बड़े सारे, और इतने सारे करोड़ों साल के युग होते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आपको बोला जाता है कि 1,000 साल, 1 लाख साल से पहले तो इंसान ही नहीं था। तो नहीं था तो उससे पहले कौन सी कहानी है ये, मतलब कोई और अर्थ वन, अर्थ टू, अर्थ थ्री वाला सिस्टम भी चल रहा है क्या? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सबको अपना अपना नैरेटिव बता दिया जाता है, और हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में अलग अलग चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ ये होती है कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, जब सब बंदर थे और इंसान बन रहे थे, उस टाइम के ऊपर क्या बिलीफ सिस्टम था। ना तो तब गॉड था, ना हिंदू था, ना मुसलमान था। वो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे सही स्टेट था। ना तो कोई बाउंड्रीज थी जिसको जहाँ घूमना है घूम लाओ जाके। ठीक है, इतनी रिप्रोडक्शन करने के हमें नुकसान ही हुए हैं, बाउंड्रीज भी बन गई हैं, कल्चर्स बन गए हैं, रिलीजन बन गए हैं, देश बन गए हैं, मतलब एक किस्म से फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है, जब तक पासपोर्ट नहीं हो तो यहाँ नहीं जाना। तो थिंक अबाउट इट कि ये सब बनाया हुआ जो खेल है ना, ये इंसानी खेल है।